हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रुचि गुप्ता आपके अपने परिवार न्यू आकार एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूं। और बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके पहले हमने 4 प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी के करवाए हुए हैं। आज ये हमारा 5वां प्रीवियस ईयर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही सब क्वेश्चन हैं। हमने अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है। आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे हिंदी में बनता है और हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो पहला ऑप्शन है कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या हो सकता है। कोसों दूर होना मतलब किसी का सामना ना करना, बहुत दूर दूर रहना। गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब के घर गुणवान पैदा होना। अब तब होना मतलब बहाना करना, किसी कार्य को टालते रहना। लेकिन हमारा क्वेश्चन है बहुत दिनों बाद दिखना, मतलब इसका अर्थ होता है ईद का चाँद होना, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। बहुत दिनों बाद दिखने का अर्थ होता है ईद का चाँद होना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। पहला ऑप्शन है गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या हो सकता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका अर्थ ये होता है लोकोक्ति का कहीं ठौर ठिकाना ना होना, अर्थात कहीं का ना होना। तो हमारा डी विकल्प सही है, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। हमारा बी विकल्प है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। और सी ऑप्शन है शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आयोग की ही तरफ से गलत छपा हुआ था, इसका नंबर तब भी दिया गया था। लेकिन इसमें अशुद्ध वाक्य बोला है छाड़ने के लिए, लेकिन इसमें 3 वाक्य अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो कृष्ण जी के अनेकों नाम है, यहाँ पर अनेकों में गलती है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। और बी विकल्प है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो पुस्तक एक वचन है बहुवचन के लिए लगता है, तो ये भी हमारा गलत है। शोभना बहुत मीठा गाती है, तो शोभना बहुत मीठा गाती है नहीं होगा, मधुर गाती है। और है लगा हुआ है, शोभना एक वचन है तो यहाँ पर है नहीं है होगा। तो हमारा डी विकल्प सही है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये शुद्ध वाक्य है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सद्भावना में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या द्विगु समास। सद्भावना, तो सद्भावना में कौन सा समास है। इसमें सी विकल्प सही होगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। हम जब समास की क्लास पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से समास के बारे में बताएंगे, कौन सा शब्द में कौन सा समास है, तब वहाँ आपको अच्छे से समझाएंगे कैसे हम पहचान सकते हैं इसमें कौन सा समास होता है। अर्थात सद्भावना में सी विकल्प कर्मधारय समास होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। इसमें हमको अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। यमक अलंकार, अनुप्रास, उपमा या रूपक। इसको देखकर आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा, थोड़ा सोचिए। मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें माँ शब्द की आवृत्ति कई बार हो रही है। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है, अर्थात एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार, अर्थात हमारा वी विकल्प सही है। और यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द 2 बार आया हो लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिखाया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। लेकिन हमें बताना है मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि माँ की आवृत्ति कई बार हो रही है। तो वहाँ जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार, अर्थात बी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वीर रस का स्थायी भाव होता है, हमें बताना है वीर रस का स्थायी भाव। हमारा ये ऑप्शन है रति, दूसरा है शोक और तीसरा है क्रोध, चौथा है उत्साह।
तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या हो सकता है? रति क्या होता है? श्रृंगार। और शोक का होता है करुण। और क्रोध का होता है रौद्र। और उत्साह का होता है वीर। तो हमें बताना है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हमारा होता है डी विकल्प, उत्साह। यहाँ जब हम आपको रस पढ़ाएंगे तो वहाँ हम हर चीज़ इसको अच्छे से बताएंगे। अभी आज के लिए इतना ही आप जानिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको हम बस दिखाने मात्र लाए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रतिजया स्थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको इसमें छंद बताना है, कौन सा छंद होगा? सवैया होगा कि दोहा होगा, चौपाई होगा कि सोरठा होगा? सोचिए आपको कौन सा इसका सही विकल्प, उचित विकल्प लग रहा है। हम इसको जानने के लिए इसमें हम मात्राओं की गिनती करते हैं, तब हम जानते हैं इसमें कौन सा छंद होगा। मात्रा भी दो प्रकार का होता है, एक लघु और दूसरा गुरु। यहाँ पर होगा गुरु एक, यहाँ पर लघु होगा, यहाँ पर भी लघु होगा, यहाँ पर भी लघु होगा, यहाँ पर गुरु होगा, यहाँ पर भी लघु होगा, यहाँ भी लघु होगा, यहाँ भी दीर्घ होगा, यहाँ भी। तो यहाँ पर मात्राओं की हम गिनती करते हैं, इसका मतलब दो होता है। 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 मात्राएं हैं। और इसमें भी गिनती कर लेते हैं। यहाँ पर भी लघु लगेगा, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर दीर्घ गुरु, यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हम मात्राओं की गिनती करते हैं। 1 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 12 2 14 2 16, 16 मात्रा है। पहले भी लाइन में 16 मात्रा है, दूसरे भी लाइन में 16 मात्रा है। तो 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो इसमें आपको भाववाच्य बताना है। भाववाच्य क्या होता है? जिसमें भाव की प्रधानता होती है, हम जिसमें अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं, तो वो भाववाच्य होता है। तो इनमें से आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। शीला से खाया नहीं जाता, इसमें शीला के खाने का भाव बोध हो रहा है, मतलब ये अपने भाव को व्यक्त कर रही हैं। तो हमारा डी विकल्प सही है, शीला से खाया नहीं जाता, अर्थात यहाँ पर भाव का बोध हो रहा है कि खाया नहीं जाता। तो हमारा डी विकल्प सही। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें इन वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, ये हमको पहचानना है। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें ये चिन्ह पहचानना है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो ये है अल्प विराम का चिन्ह। अल्प विराम का चिन्ह का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना। तो हमें बताना है कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो ये अल्प विराम का चिन्ह है। हम इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है, उद्धरण चिन्ह का अर्थ ये होता है सिंबल, और प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल ये होता है। तो हमें इसका बताना था, इसका बी विकल्प सही होगा, अल्प विराम चिन्ह। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद हैं, वह काम नहीं करता। अव्यय शब्द क्या होते हैं? जिनको लिंग वचन कार्य के आधार पर चेंज न किया जा सके, अर्थात वो हमेशा वैसे ही रहें, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ पर अव्यय होता है। तो हमें यहाँ पर अव्यय ही बताना है। तो क्या होगा? वह काम नहीं करता। तो इसमें होगा सी विकल्प, नहीं, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द से री की मात्रा का उपयोग हुआ है? इसमें हमें बताना है कौन से शब्द में री मात्रा का उपयोग हुआ है।
क्रिया में या वर्षा में या रिपु में या वृष्टि में। री की मात्रा कैसे, सिंबल इसको कैसे लिखा जाता है, ये री की मात्रा होती है। तो क्रिया में भी री की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है। वर्षा, इसमें भी री की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। रिपु, इसमें भी री की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है। हमारा डी विकल्प सही है। इसमें वृष्टि में री मात्रा का उपयोग हुआ है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सा का उच्चारण स्थान है, कंठ होगा, तालु होगा, दंत होगा या मूर्धा होगा। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो सा का उच्चारण स्थान बताना है। सा का उच्चारण स्थान होता है तालु, इसको ताला बिसा भी कहते हैं। अब सा से सलजम वाला कहने वाला, अब बचपन सा का उच्चारण स्थान बताना है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, तालु। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? इसमें बताना है कि इसमें रा व्यंजन नहीं है। मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। तो इसमें क्या लगता है कि इसमें उचित विकल्प क्या होगा? मात्र, इसमें भी रा व्यंजन है। मूर्धा, इसमें भी रा व्यंजन है। क्रम, इसमें भी रा व्यंजन है, लेकिन मातृभूमि में री लगा हुआ है। तो अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संज्ञा का भेद नहीं होता है, हमें इसमें बताना है संज्ञा के भेद नहीं है, कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसमें निजवाचक, यही सी विकल्प नहीं होता है, ये सर्वनाम का भेद है। तो हमें बताना है संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो निजवाचक ये सर्वनाम का भेद है, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें बताना है कौन सा पुल्लिंग है। वचन, हानि, प्यास, बचत। तो इसमें हानि होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। और प्यास, ये हमें प्यास लगी है, ये भी स्त्रीलिंग है। और बचत, ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन वचन ये पुल्लिंग होता है, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। तो आपको क्या लगता है इसमें उचित विकल्प क्या होगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, दर्शन। ये एक वचन और बहुवचन दोनों में हमेशा एक ही जैसा प्रयोग होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, इसमें हमें कारक पहचानना है कि इसमें कौन सा कारक होगा। कर्म, संप्रदान या संबंध या अधिकरण। आपको क्या लगता है इसमें उचित विकल्प क्या होगा? तो इसमें संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक क्या होता है? जब कर्ता किसी संज्ञा के लिए कुछ करता है या उसको कुछ देता है, संप्रदान करता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो इसमें हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो इसमें कर्ता हरि मोहन है, अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो बी विकल्प इसमें सही होगा, संप्रदान कारक। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है, इसमें केवल आप पे होना चाहिए था। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। इसमें आप का बताना, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम या क्रिया? आप यहाँ पर सर्वनाम है, जैसे आप, मैं, हम, तुम, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है, धार्मिक व्यक्ति है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसमें क्या लगता है क्या होगा? इसका उचित विकल्प क्या है? वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, कैसा है? धार्मिक है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, इसमें विशेषण है, धार्मिक शब्द विशेषण है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। इसमें तद्भव शब्द बताना है। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। इसमें क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो पक्ष का पंख होता है, मयूर का मोर होता है और कपूर का कर्पूर होता है। तो इसमें तद्भव शब्द बताना है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कर्पूर। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ, अज्ञ। अज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो, बहुज्ञ जो बहुत जानता हो, लेकिन सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्थान शब्द का विलोम होता है। हमें उत्थान शब्द का विलोम बताना है। पतन, उड़ान, अर्ध व ध्रुव। उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर, अमर, देव, सुधारक। तो इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है। नहीं है, कौन सा नहीं है? सुर, अमर, देव, ये तीनों तो होते हैं देव की पर्यायवाची, लेकिन सुधारक यही देव की पर्यायवाची नहीं है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही अर्थ बताने वाला शब्द युग्म नहीं है। तो इसमें आपको पहचानना है कौन सा शब्द युग्म नहीं है। अनिल, अनल, हवा, आग। अली, अली, आदि, आदि, जलज, जलद। ये भी आयोग की तरफ से थोड़ा क्वेश्चन में गलत छपा हुआ है। तो अनिल, अनिल का हवा होता है, अनल का आग होता है, ये तो सही है। बी विकल्प में अली और अली, इस अली का मतलब होता है भौरा, इस अली का मतलब होता है सखी, तो हमारा बी विकल्प ये गलत है। आदि और आदि, आदि मतलब आरंभ और आदि में अभ्यस्त, ये भी सही है। जलद, जलज में कमल, जलद में बादल। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है आयोग के ही तरफ से, इसमें आपको नंबर दिया गया था पूरा, तो इसमें आप जान लीजिए डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। इसमें से आपको पहचानना है पत्र का अर्थ क्या नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। तो इसका डी, पत्ता भी होता है पत्र का, पंख भी होता है, चिट्ठी भी होता है, अर्थात डी विकल्प हमारा सही है। लेख इसका अर्थ नहीं होता। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सदैव शब्द में संधि है। इसमें आपको संधि पहचानना है। गुण संधि है या दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, आयाद संधि है। सदैव का सदा प्लस एव, सदैव, इसमें होता है वृद्धि संधि, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से इसको समझाएंगे कि किस संधि को कैसे पहचाना जाता है, अर्थात सदैव में वृद्धि संधि है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। इसमें आपको बताना है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या हो सकता है। प्र, प्रति, प्र, प्रति। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है तो प्रत्येक होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें बताना है प्रत्यय क्या लगा हुआ है। प्रत्यय वह होता है जो शब्द के बाद में लगते हैं। तो का लगा हुआ है कि इक लगा हुआ है कि ईक लगा हुआ कि आई लगा हुआ है। विज्ञान में प्लस इक तब होता है वैज्ञानिक, तो इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है गद्यांश। हमें गद्यांश को एग्ज़ाम में 1-1.5 मिनट तक पढ़ना है। इसके 5 क्वेश्चन बनते हैं। इसके सारे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका सारा आंसर इसी में होता है, बहुत कठिन नहीं होता है, और ये फ्री के 5 नंबर देता है। तो हम पढ़ते हैं हमारा गद्यांश क्या है। निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्न 29 से प्रश्न 33 के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो देखते हैं। सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेले स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर पड़ गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक अपने सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा।
बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को, परिहित को। इसमें आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो बच्चे के किस गुण को प्रदर्शित करता है? वह दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है, परिहित को। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। इसमें क्या लगता है आपको उचित विकल्प क्या होगा? बच्चे ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी, उसने इसलिए घड़ी देखी कि रेल का आने का समय हो रहा था, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को, असावधानी को। आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? बच्चा क्यों कमीज हिलाता है? तो बच्चे की ये उसके सूझबूझ को प्रदर्शित करता है, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है, बच्चे की सूझबूझ को प्रदर्शित करता है बच्चे की कमीज हिलाना। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो आप बताइए आपको इसका उचित विकल्प क्या लगता है? रेल ड्राइवर को क्रोध इसलिए आया कि अगर ट्रेन ना रुकती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी, अर्थात उसको क्रोध इसलिए आया बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने के भाव, निंदा का भाव। वह क्यों टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति शाबाशी देने का भाव आया? क्योंकि उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई हुई थी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? भग्नदूत पर, इत्यालम पर, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। ये चारों ही अज्ञेय जी की रचनाएं हुई हैं, लेकिन हमें बताना है इनको किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा डी विकल्प सही है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1965 में। ये 22 भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन 2018 से अंग्रेजी भी भाषाओं में दिया जाने लगा है। तो हमारा क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार। तो हमारा डी विकल्प सही। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। इस क्वेश्चन में भी आयोग की तरफ से मिसप्रिंट है। उर्वशी जयशंकर भी प्रसाद जी की भी है और रामधारी सिंह दिनकर भी। तो हमारा बी विकल्प सही है, रामधारी सिंह दिनकर। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, नागार्जुन की। तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद की। हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? दीपशिखा पर, नीरजा पर, यामा पर, श्रृंखला की कड़ियों पर। तो सी विकल्प सही है, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आपने देखा होगा हम कितने इजी तरीके से सारे क्वेश्चन कर लिए, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।